अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ इरम ज़ईं और मैं हूँ आयशा अंसारी। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं। हवेलियां तैयारा हादसे केस की समात में सिंध हाई कोर्ट पीआईए हुकाम पर शदीद बरहम हो गई। रिमार्क्स दिए कि खराबी के बावजूद जहाज उड़ाया गया, हादसे का कौन जिम्मेदार है। पीआईए हुकाम ने जवाब दिया कि हमने सबक सीखा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि लोग रकम खर्च करके टिकट खरीदते हैं, अगर मुसाफिर महफूज नहीं तो क्या फ़ायदा। बार बार हिदायत करने पर रिपोर्ट आई, वरना कभी सामने ना आती। अदालत में मौजूद शहीद कैप्टन की वालदा जज्बात पर काबू ना रखते हुए रो पड़ी। कराची से इरफान हक रिपोर्ट करेंगे। इतना बड़ा हादसा हुआ, जिम्मेदार कौन? आप लोगों ने खराबी के बावजूद जहाज उड़ाया, किसी जिम्मेदार का तयन किया? हवेलियां हादसे के केस में अदालत पीआईए हुक्काम पर बरहम। पीआईए के वकील ने कहा कि टेक्निकल मसला था, हमने इस हादसे से सबक सीखा। लेफ्ट इंजन में मसला आया, राइट इंजन ठीक था, हमने मुकम्मल रिकॉर्ड जमा करा दिया है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि लोग रकम खर्च करके टिकट खरीदते हैं, अगर मुसाफिर महफूज नहीं तो क्या फायदा। हमारी बार बार हिदायत की वजह से रिपोर्ट सामने आई, वरना कभी सामने ना आती। अदालत में मौजूद शहीद कैप्टन की वालदा भी रो पड़ी। अदालत ने पीआईए के मौजूदा एटीआर तैयारों की मेंटेनेंस से मुतालिक तफसीलात तलब कर ली। पीआईए के वकील ने कहा, हम सेफ्टी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट की बुनियाद पर यकीन दिला रहे हैं, तमाम हिफाजती इक़दामात कर लिए हैं। अदालत ने हादसे की जिम्मेदारी से मुतालिक सिविल एविएशन अथॉरिटी से तफसीली जवाब मांग लिया। मजीद समाअत अब 17 दिसंबर को होगी। अदालत में आहबका करती पीआईए तैयारे के कप्तान की वालदा ने इंकशाफ किया कि बेटा हमेशा कहता था कि एटीआर तैयारे ख़राब है। जब बहन ने वीडियो बनाकर लाने का कहा तो कैप्टन अहमद मंसूर जंजुआ ने मना कर दिया। जी हाँ, उन्होंने कहा कि मेरी नौकरी चली जाएगी। मजीद क्या कहना था शहीद कैप्टन की वालिदा का, आइए सुनते हैं। मेरा बेटा बताता था कि जहाज़ ख़राब था आगे, मुझे नहीं अपनी बहन को बताता था। और वो बहन कहती थी कि मुझे बताओ, मैं इसको वायरल करूँ। वो कहता था वायरल कर दो कि मेरी जॉब का मसला हो जाएगा। डेली ये जहाज़ उड़ा था, सबको पता था ये ख़राब है, इसमें टेपें लगी हुई हैं, चित्राल से लोग नहीं चढ़ रहे थे इसमें। कोई इन्होंने चीज़ छोड़ी नहीं जो एक माँ को इन्होंने तकलीफ ना दी हो। इन्होंने मुझे, मेरा घर वो चला रहा था, मैं 4 साल से परेशान इतनी फिर रही हूँ कि मुझे पता ही नहीं लग रहा था कि हुआ क्या, मेरे बेटे को, जहाज़ को क्या हुआ, मेरे बेटे को क्या हुआ। ये लोग मुझे कोई रिपोर्ट नहीं बता रहे थे। मैं उनसे इंसाफ चाहती हूँ, बस हाल में इंसाफ चाहती हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत को झीलों और शाहराहों के अतराफ में भी दरख्त लगाने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सिंध वाहिद सूबा है जिसके मामलात कुछ और ही तरह चलते हैं। कागजों में आधा पाकिस्तान जंगल है, असल में जंगल कहीं नहीं। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं सभा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन, अदालत ने काफ़ी बरहमी का इजहार किया है, सख्त रिमार्क्स सामने आए हैं। जी बिल्कुल, ये नहरों और दरियाओं की तरफ शजरकारी से मुतालिक केस की समाअत है, जिसमें अदालत ने मुल्क भर में बिलखुसूस सिंध में तमाम जो दरिया और नहरें उनके तरफ शजरकारी करने का हुक्म दे दिया। और साथ ही साथ अदालत ने यह भी कहा है कि लड़काना के करीब पूरा का पूरा जंगल ये कहकर काट दिया गया कि सिंध में डाकू पकड़ने या पूरे सिंध के जंगलात डाकू पकड़ने के नाम पर काटे गए, लेकिन सिंध पुलिस एक तितली को भी गिरफ्तार नहीं कर सकी और पूरे के पूरे जंगल साफ हो गए। जैसे सजाजुल एहसन का ये कहना था कि सिंध में जो भी फंड जाते हैं और बिल्कुल चूस लिए जाते हैं, अमली तौर पर कुछ नहीं होता। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहना था माहौल की सूरत हाल ये है कि कराची में सांस तक लेना जो है वो मुश्किल होता जा रहा है। जो कहा जाता है कि दरख्त लगाए जा रहे हैं, वो कहाँ है? आज तक किसी को जमीन पर दरख्त लगे हुए नजर नहीं आए, बल्कि जो थे पहले से दरख्त उनको भी एक एक करके काटा जा रहा है। तो अदालत ने अब सख्त हुक्म जारी किया और कहा है कि जो मुतलका फैक्ट्रीज हैं, अगर वो हुक्म पर अमल दरामद नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी की जाएगी। तौहीन अदालत की बहुत शुक्रिया जुल्करनैन इकबाल, अपडेट किया आपने। कराची के तालीमी इदारों में ऑनलाइन तालीम शुरू हो चुकी है। इसी पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। खुर्शीद, बताएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास इससे मुतालिक और मसाइल भी कुछ पेश आ रहे हैं क्या लोगों को इसमें? जी हाँ, बिल्कुल। कराची के बेशतर निजी स्कूलों में ऑनलाइन तालीम का सिलसिला शुरू हो चुका है और ऑनलाइन तालीम के हवाले से जो इंतजामात किए गए हैं उसमें आपको नज़र आ रहा होगा
कि असातिज़ा यहाँ पर अपना लेक्चर तैयार कर रहे हैं, निसाब तैयार कर रहे हैं मुख्तलिफ़ क्लासों के लिए। कुछ जगहों पर देखा यह गया है कि जो इंटरनेट की जो प्रॉब्लम है, नेटवर्क का जो मसला है, उसकी वजह से बेशतर जगहों पर तालीम के सिलसिले में कुछ रुकावटें भी हो रही हैं, नेटवर्क ठीक काम नहीं कर रहा। इसके अलावा ये चीज़ भी सामने आई है कि बाज़ घरानों में बच्चे ज़्यादा हैं और जो गैजेट्स हैं उनकी तादाद कम है, तो उस हवाले से भी वालिदैन ने अपनी रिजर्वेशन ज़ाहिर की है और कहा है कि इस तरह उनका नुकसान हो रहा है उनके बच्चों का। सरकारी स्कूलों में यही किया गया है कि पीर और जुमरात को वालिदैन जाएंगे, होमवर्क लेंगे, होमवर्क चेक कराएंगे और इस तरह ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन ज़्यादातर असातिज़ा का यही कहना है कि ऑनलाइन तालीम में नेटवर्क की वजह से उनको मसाइल का सामना है। जी, बहुत शुक्रिया खुर्शीद आलम, इससे मुतालिक बता रहे थे। आगे बढ़ें तो न्यूजीलैंड में कौमी स्क्वाड के 46 में से 42 अरकान के टेस्ट मनफी आ गए। ग्राउंड में ट्रेनिंग की इजाज़त लेकिन अब तक नहीं मिल सकी है। पैसे दो सहूलियात लो, ये है अडियाला जेल। यहाँ मुजरिमों को सब मिलता है, रिश्वत का बाजार लगा है। डिप्टी सुपरिंटेंडेंट जेब गर्म करता है और वो सब मानता है जो कैदी करवाना चाहते हैं। समा ने ऑडियो सबूत हासिल कर लिया। रिहाई पाने वाले कैदी ने सब कुछ बता दिया। अस्पताल वार्डन ने भी होशरुबा इंकशाफात कर दिए। कत्ल के मुजरिम हो, कोई बात नहीं, तुम कैद बा मशक्कत काट रहे हो, कोई मसला नहीं। पैसे दो, आसाइशें लो, 1 लाख में पसंद का कमरा मिलेगा। मोबाइल इस्तेमाल करो, नशा करो, कोई मसला नहीं। रावलपिंडी अडियाला जेल में मुजरिमों को सब मिलता है, रिश्वत का बाजार लगा है। सामान्य डिप्टी सुपरिंटेंडेंट जेल की ऑडियो हासिल कर ली। भाईजान क्या हाल है, ठीक हो, खुश हो? भाई थोड़ा बंदा कटा देता है 9-12 एक कमरे पवा देता है। 9-12 के बंदा नहीं पाते, तेन पता कि लाख रुपए देने फिर पाने हैं। लेकिन भाई जी थोड़ा बंदा से ऐसे 9-12 के कमरे पा देता है, उसकी मुशक्कत ही माफ़ कर देती है। मुशक्कत ही नहीं करेगा, अपनी पसंदीदा कमरे चला गया। मैं भाई को बता दूँ वापस आ गया। गुज़िश्ता हफ्ते रिहाई पाने वाले कैदी ने अहम राज फाश कर दिए। ये असगर कैदी इन्होंने रखा हुआ है मुलाजमान ने। असगर कैदी किसी की रिहाई बन जाए, असगर बंदे को बंदा नहीं समझता है। इतने पैसे दोगे तो तेरी रिहाई बनती है, इतने पैसे नहीं दोगे तो रिहाई नहीं बनती है। इसने मेरे साथ बहुत धोखा किया है। मेरे भाई आए हुए थे, इसने सुबह से लेकर शाम तक उधर बैठाए रहे हैं। असगर ने इन्होंने मेरा जुर्माना दे दिया था, मेरे पास पैसे नहीं थे। मुझे कह रहा तेरी रिहाई नहीं बन रही, सुबह 10,000 रुपया उधर जाके दे के आओगे। तो एक बंदा जो आ जाता है वो मजबूर होता है। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। जेल अस्पताल के वार्डन मोहम्मद इलियास ने बताया कि मनशियात का धंधा भी खूब चलता है। मैं मोहम्मद इलियास, वार्डन नंबर 5396। तो वहाँ पे कुछ गंदे लोग थे, मनशात मतलब है वो बाहर से लाते थे, जिस पर जो है ना खुफिया खाने से लाते थे, ठीक है। और इसमें यह है कि इस महीने में 2 मरीज़ वहाँ से बाहर ट्रांसफ़र किए गए। उन हालात में एड्स पर से निकाल के बाहर ट्रांसफ़र किए गए और वो दोनों की अपना डेथ हो गई है। ये तो हाल है सेंट्रल जेल रावलपिंडी अडियाला का। आम हवालात के हालात क्या हो सकते हैं, सवाल तो बनता है। पंजाब के वजीर जेल खाना जात फयाजुल हसन चौहान ने समा की खबर पर वाज़ेह किया कि अडियाला डिप्टी सुपरिटेंडेंट के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी है। 6-7 रोज़ में रिजल्ट सामने आ जाएगा। जेलों में मनशियात, अंडरवर्ल्ड और रिश्वत का कारोबार नहीं चलने देंगे। इनकलाबी इस्लाहात लाएंगे, सारे काले धंधे बंद करवाएंगे। डिप्टी सुपरिटेंडेंट के खिलाफ इंक्वायरी लग चुकी है। इससे पहले एक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जो है ना वो सस्पेंड हो चुका है, जो है ना बच्ची के जो है ना एक खातून की रेप के हवाले से। और उसके अलावा एक ओवरऑल इंक्वायरी इंशाल्लाह लॉन्च होने वाली है इस अडियाला जेल के हवाले से। और कोई मंशियात का कारोबार, कोई माफिया, कोई जनाब इनह्यूमन एटीट्यूड वो जेलों के अंदर बर्दाश्त नहीं होगा। इस पे बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि इसी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने जब मैंने चार्ज संभाला तो इसने मेरे भाई को आके जरा लिफाफा देने की कोशिश की। पीछे उसने जब मैंने सरप्राइज छापा मारा अडियाला जेल में, मैंने बहुत कुछ वहाँ पे देखा है। और ये परेशान है इस वक्त, जो करप्ट माफिया है हमारे जेल खाना जात का, वो सख्त परेशान है। उसको मेरे खिलाफ साजिशें करने लगा हुआ है। DIG साहिवाल जनाब हमारे रीजन के जो DIG हैं वो उसके इंचार्ज हैं। पहले फैक्ट फाइंडिंग होगी जी, फिर उसके बाद फैक्ट फाइंडिंग के बाद जो है ना पीडा एक्ट के तहत, जो सरकारी एक्ट है उसके तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पाकिस्तान ने चीन के वजीर दिफा जनरल वाई फेंग को निशाने इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा है।
सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने चीनी वजीर को एजाज अता किया। चीनी वजीर दिफा को निशाने इम्तियाज मिलिट्री देने की तकरीब ऐवान सदर में हुई। जनरल फेंग को दोनों ममालिक के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात के एतराफ में निशाने इम्तियाज मिलिट्री दिया गया। चीनी वजीर दिफा ने गुज़श्ता रोज GHQ में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की थी, जिसमें इलाकाई सिक्योरिटी और बाहमी दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल हुआ था। और अब आपको बताएं कि पंजाब में नई टेक्सटाइल पॉलिसी तैयार कर ली गई है। 5 साल में टेक्सटाइल बरामदात $20 अरब तक ले जाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे मोहम्मद लुकमान से। लुकमान, बताइएगा ये जो हदफ मुकर्रर किया गया है या इस तक पहुंचने में, इसे हासिल करने के लिए क्या कुछ किया जाएगा? जी बिल्कुल, ये जो कौमी टेक्सटाइल पॉलिसी तैयार कर ली गई है, ये पाकिस्तान की सतह की टेक्सटाइल पॉलिसी है, जिसके तहत जो ना सिर्फ बिजली और गैस के रेट कम किए जाएंगे बल्कि जितनी ड्यूटीज हैं उनमें भी कमी आएगी। और उनका जो हदफ है, पहले जो 13-14 अरब डॉलर के करीब पाकिस्तान की एक्सपोर्ट रही है टेक्सटाइल की, वो 30 अरब तक 20 अरब तक पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जब 5 सालों में लेके जाएंगे, तो ये इसको अप्रिशिएट किया है एप्टमा ने भी। उनके एप्टमा का कहना है कि ये पहली दफा एक अच्छी पॉलिसी आ रही है जिसके तहत जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसमें एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा रहा है। और खासतौर पर इन दिनों में जबकि कोविड के बाद टेक्सटाइल जो पाकिस्तान की है वो फ्लरिश कर रही है, ऐसी पॉलिसी आ जाती है तो ज्यादा फायदा होगा। बहुत शुक्रिया मोहम्मद लुकमान आपका। गारमेंट्स एक्सपोर्ट्स ऑर्डर्स मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए हैं। क्रिसमस और न्यू ईयर से पहले फैसलाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री को दुगने ऑर्डर्स मिल गए हैं। तफसीलात जान लेते हैं समा के नुमाइंदे अब्दुल अहद से। अब्दुल अहद, बताइएगा। जी बिल्कुल, हर साल की तरह इस साल भी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा ऑर्डर मिले। हम टेक्सटाइल की बात करें, सबसे ज़्यादा ऑर्डर टेक्सटाइल को मिलते हैं क्रिसमस के रिगार्डिंग, क्योंकि क्रिसमस एक बड़ा त्यौहार मनाया जाता है पूरी दुनिया में और उसकी आमद से कबल पाकिस्तान को बहुत बड़े ऑर्डर्स मिलते हैं। लेकिन इस बार यह देखा जा रहा है कि वो ऑर्डर डबल मिले हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक्सपोर्टर मियाँ फ़र्क साहब मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। पहले जो लास्ट ईयर हमें मेरी फैक्ट्री में ऑर्डर आ रहे थे ना, वो तकरीबन क्रिसमस के टाइम के ऊपर 3 से 4 लाख पीस पर मंथ आ रहे थे। इस दफ़ा जो हमें इंक्वायरीज़ आई हैं ना, वो तकरीबन 6 से 7 लाख पीसेस की आई हैं, लेकिन हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है, तो हमने अपने कस्टमर्स के कुछ ऑर्डर ड्रॉप कर दिए हैं, उनसे माजरत कर लिया है। जी बिल्कुल, एक्सपोर्टर का ये कहना है कि उन्हें रॉ मटेरियल की शॉर्टेज का सामना है, जिसकी वजह से कुछ ऑर्डर को ड्रॉप करना पड़ रहा है। तो ये सूरत हाल जो है वो ख़तरनाक भी है कि आइंदा दिनों के अंदर अगर मज़ीद शॉर्टेज हुई तो कहीं सारे ऑर्डर ही कैंसिल ना करने पड़ जाएँ। तो इसलिए हुकूमत वक्त को फौरी तौर पर सोचना भी चाहिए कि रॉ मटेरियल की शॉर्टेज को पूरा करने के लिए फौरी तौर पर इक़दाम किए जाएँ। जी, आपको बताएं कि मुल्क को एक बार फिर गैस बहरान का सामना करना पड़ेगा। दिसंबर जनवरी में गैस बहरान संगीन होगा। हुकूमत ने खबरदार कर दिया, पावर सेक्टर, सनतों और CNG स्टेशन पर गैस लोड शेडिंग होगी। और दस्तावेज में ये बात भी सामने आई है कि मुल्क में कई साल से इजाफी गैस सिस्टम शामिल नहीं हो रही। बात कर लेते हैं सबक नुमाइंदे वहाब कामरान से। वहाब, बताइए इस बारे में। जी, वजारत पेट्रोलियम की जानिब से इस प्लान को हतमी शक्ल दे दी गई है। बताया गया है कि दिसंबर और जनवरी के महीनों में चूँकि सर्दियाँ पीक पर होंगी और इस मौसम में गैस की जो शॉर्टफॉल है और बहरान है वो बढ़ सकता है। इस वक्त गैस की पैदावार 2 अरब और तलब 4 अरब क्यूबिक फीट है, ऐसा बताया गया है वजारत पेट्रोलियम की जानिब से इस दस्तावेज में। और बताया गया है कि इन 2 महीनों में पावर सेक्टर, सनतों को और CNG सेक्टर को गैस लोड शेडिंग का सामना करना पड़ेगा। LNG की दरामद में इजाफे की सिफारिश की गई है वजारत पेट्रोलियम की जानिब से। और जो पावर प्लांट्स गैस इस्तेमाल नहीं कर रहे उनकी गैस भी SNGPL के सिस्टम में शामिल करने की सिफारिश की गई है। और कहा गया कि इन इकदाम पर अमल करने से ही बहरान पर किसी हद तक काबू पाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया वहाब कामरान आपका। जबरी बरतरफियों के खिलाफ पाकिस्तान स्टील के मुलाजमीन का एहतजाज, मुजाहिरीन ने जिना गेट पर धरना दिया हुआ है। तफसीलात जानते हैं अशरफ खान से। अशरफ, बताइएगा। हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान स्टील मिल के तकरीबन 4544 मुलाजमीन की जबरी बरतरफियों के खिलाफ जो है स्टील मिल मुलाजमीन सरापा एहतजाज है। सुबह जो है आज जो है स्टील मिल के जो जिना गेट है उस पर एहतजाज किया था, जिसमें मुलाजमीन के बच्चे, खवातीन सब शामिल थे। उसके बाद मुलाजमीन जो है एक टोली की शक्ल में जो है रेलवे ट्रैक पे पहुंचे हैं और इस वक्त रेलवे ट्रैक पे जो अंदरूनी मुल्क जा रहा है उस पर धरना देकर बैठ गए। वहाँ रुकावटें खड़ी करके वहाँ पे आग भी लगा दी और यहाँ पे मुलाजमीन का मुतालबा है कि हुकूमत फौरी तौर पर जो फैसला है उसको नजरसानी करे और ये भी कहा है कि जब तक हुकूमत बात नहीं मानेगी हम सरापा एहतजाज रहेंगे।
ठीक है, बहुत शुक्रिया वहाब कामरान। नून लीग ने महकमा दाखिला पंजाब को शहबाज शरीफ और हमजा की पैरोल पर रिहाई की मुद्दत में तौसीए की दरख्वास्त दे दी। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे आरिफ मलिक से। आरिफ, बताइएगा दरख्वास्त में मौक़िफ़ क्या इख्तियार किया गया है? जी, ये दरख्वास्त जो है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारण की जानिब से दी गई है और ये महकमा दाखिला को दी गई है कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पैरोल पर जो रहाई है उसकी मुद्दत में तौसीए की जाए, क्योंकि आज आखिरी रोज है दोनों की जो पैरोल पे रहाई हुई थी, आज आखिरी रोज है उसका। तो इस हवाले से कहा गया कि जो शहबाज शरीफ की वालदा क्योंकि इंतकाल हुआ है तो अभी काफी लोग जो है उनके साथ अफसोस करने और ताज़ियत करने के लिए आना है, तो लिहाजा इनकी जो पैरोल की जो मुद्दत है वो बढ़ाई जाए और ये दरखास्त तारण की जानिब से जो है महकमा दाखिला को दी गई है। बहुत शुक्रिया आरिफ मलिक, अपडेट किया आपने। मुल्तान जलसे की कमान साबिक वज़ीर आज़म की दो बेटियों ने संभाल ली। मरियम नवाज और आसिफा भुट्टो को देखकर जियालों और मतवालों ने पुरजोश नारे लगाए। दोनों की जलसागाह में आमद के मौके पर क्या मनाजिर देखे गए, इस रिपोर्ट में देखते हैं। मुल्तान जलसा, एक एक तस्वीर के अल्फाज हजारों हैं। साबिक वजीर आजम गिलानी का कार ड्राइव करके भुट्टो की नवासी को मंजिल तक पहुंचाना, मरियम नवाज का बाजू पकड़कर आसिफा को यूं आगे लाना। ये सफर सियासत है, यहाँ राहनुमा कोई और है और मंजिलें कुछ और। मुल्तान के मैदान की कमाल बेटियां संभालने कुछ यूं निकली। नवाज शरीफ की बेटी को इमाम जामिन बांधा गया, मरियम ने कुरान शरीफ चूमा और सफर पर निकल पड़ी। पहुंची जब शहर मुल्तान तो अतराफ में जमा हो गए सैकड़ों कारकुनान। कभी गाड़ी पर बैठी जोशीले कारकुनों को देखकर मुस्कुराई और कभी खड़े होकर पुरजोश नजर आईं। मुहाफिज ने बुलेट प्रूफ जैकेट उठाई मगर मरियम ने वापस रखवाई। एक और बेटी भुट्टो की छोटी नवासी आसिफा सिंध के जियालों सईद गनी और नासिर शाह के साथ तैयारे से मुल्तान पहुंची। गाड़ी में आसिफा ने विक्ट्री का निशान दिखाकर फोटो बनवाई तो जलसागाह में पुरजोश कारकुनों की खुद तस्वीर बनाती नजर आई। हर सियासी कायद की आमद पर आसिफा ने तालियां बजाई और फिर दो अलग अलग खानदान की, अलग अलग जमात की, अलग मंशूर रखने वाली बेटियां स्टेज पर हाथों में हाथ डाले एक साथ नजर आईं। और अब आपको दिखाएं कि हुकूमत तो पीछे हट गई मगर पीडीएम कारकुनान जलसागाह जाने के लिए किस तरह आगे बढ़े। अगर वो डंडा इस्तेमाल करते हैं तो आपको भी डंडा इस्तेमाल करने की इजाजत है। न डंडा, न गोली, न लाठी की बोली। हम अपनी प्यारी अपोजिशन को किसी जगह भी रुकावटें नहीं डालेंगे। हुकूमत एक कदम पीछे हटी तो पीडीएम के कारकुनान कुछ इस अंदाज में आगे बढ़े। बेचारे ट्रैक्टर वाले का बोरिया बिस्तर ही उठा फेंका। इन्हीं कारकुनों की तस्वीर बनाने वाला कैमरामैन खुद बेबसी की तस्वीर बन गया। ट्रैक्टर वाला किसी तरह बचकर भागा तो शरारती कारकुनान सरकारी गाड़ियों के पीछे दौड़ पड़े। ये तो कुछ भी नहीं, बेचारे इन्हीं के तहफ्फुज़ के लिए खड़े पुलिस वाले से लाठी छीनने की कोशिश भी की गई। और इस तरह हुल्लड़बाजी करते कारकुनान पहुंचे उस मैदान जिसके मकसद से वो खुद भी थे अनजान। मुल्तान में पीडीएम के जलसे को नाकाम बनाने के लिए जलसागाह के अतराफ में लगे कंटेनर्स हटा दिए गए। बंद रास्ते खुलने से शहरियों ने सुख का सांस लिया। आसिफ बलोच की रिपोर्ट। पीडीएम के पावर शो को रोकने के लिए इंतजामिया की जानिब से लगाए गए कंटेनर्स के बीच मुल्तान की आवाम घन चक्कर बने रहे। शहर के मरकजी चौक घंटाघर और इसके इतराफ से कंटेनर हटे तो शहरियों और ताजरों ने भी सुख का सांस लिया। रोजाना का हमारा 2500 रुपये किराया है। हम परदेशी लोग हैं, इस बाजार में कम से कम 1500 दुकानें, 3 दिन से हमारी दुकानें बंद है। अब वो किराया हम कहाँ से लाएंगे।
पीडीएम और इंतजामिया के माबैन मैदान जंग बना घंटाघर चौक में फैली गंदगी ने किले की खूबसूरती को भी मांद कर दिया। 3 दिन जो इन्होंने तंग किया है, जलील किया है, और इसका जो अखराजात है वो किसने उठाया? पाकिस्तान की हुकूमत ने उठाया है। एक रोज की बंदिश के बाद आज मेट्रो और स्पीडो बस सर्विस भी बहाल हो गई। कैमरामैन चौधरी महबूब के साथ आसिफ बलोच, समा, मुल्तान। पाकिस्तान में एड्स के मरीजों की तादाद 75% बढ़ गई। कोरोना की वजह से इलाज में मुश्किलात का सामना है। आलमी इदारे सेहत का कहना है कि एड्स के मरीजों को तमाम सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। आलमी इदारे सेहत ने खबरदार किया है कि पाकिस्तान में एड्स के मरीजों की तादाद होशरुबा हद तक बढ़ रही है। मुल्क में एड्स के मरीजों की तादाद 1,90,000 तक पहुँच गई। आलमी इदारे सेहत का कहना है कि कोरोना की वजह से पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक में भी एड्स के मरीजों को मुश्किलात का सामना है। जिनसी हिरासगी, हादसात, अगवा समेत किसी भी मसले की सूरत में पुलिस से राब्ता अब इंतहाई आसान हो गया। वफाकी पुलिस की सिटी ऐप पर कानून के महाफिज फौरी हरकत में आ जाएंगे। इस्लामाबाद से नूरुल अमीन दानिश की रिपोर्ट। सिटी इस्लामाबाद के नाम से एक ऐप मुतारिफ कराई गई है इस्लामाबाद में। इसमें जो इस्लामाबाद पुलिस है उसका सेक्शन ई पुलिसिंग के नाम से है। अंदर आप ऑल इंसिडेंट भी रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी एक्सीडेंट, हैरासमेंट, मिसिंग पर्सन, अगर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, आप करैक्टर वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं, तो इस तरह की फैसिलिटीज़ सारी की सारी इस ऐप में ई पुलिसिंग के सेक्शन में मुहैया की गई हैं। जो ये ऐप है ये आपके प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। इसे आप डाउनलोड करें अपने मोबाइल में, उसमें आप अपने आप को रजिस्टर करें, जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं उनको अवेल कर सकते हैं। ये जो ऐप है ये कनेक्टेड है हमारे सेफ सिटी प्रोजेक्ट के साथ। फौरी तौर पे जो सेफ सिटी का डैशबोर्ड है उसके ऊपर ये चीज़ ब्लिंक होगी और वो फौरी तौर पे मैसेज थ्रू वायरलेस जो कंसर्न फील्ड स्टाफ है उनको देंगे और फौरी इन टाइम वो जो है वो रिस्पॉन्ड करेंगे। हम आपको बताएं कि बख्तावर भुट्टो की मंगनी की तकरीब की मजीद तस्वीर और वीडियो सामने आ गई हैं। अलालत के बावजूद आसिफ जरदारी बड़ी बेटी की खुशियों में शरीक रहे और बख्तावर भुट्टो का हाथ थामकर तकरीब में आए। तफसीलात जानते हैं संजय साधवानी से। संजय, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, बख्तावर भुट्टो की मंगनी तकरीब में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी अपनी बीमारियां भूलकर अलालत में वो हॉस्पिटल थे। उससे पहले वो अपने साथ जो है वो एक डंडी उठाकर चलते थे, लेकिन इन खुशियों में वो शरीक हुए हैं। फुल सूट उन्होंने पहन रखा है बख्तावर का, उन्होंने हाथ थामा हुआ है, फोटो शूट कराया है बख्तावर के मंगेतर महबूब चौधरी के साथ भी उन्होंने अपनी तस्वीर बनाई है, वीडियोस बनाई है। ये वीडियोस आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें साबिक सदर अपनी बेटी की खुशी के मौके पर काफी खुश नजर आ रहे हैं, काफी खुश नजर आ रहे हैं आसिफ अली जरदारी। बहुत शुक्रिया संजय साधवानी, अपडेट किया आपने। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच मिसबाह हक की बतौर चीफ सेलेक्टर मुद्दत मुलाजमत आज ख़त्म हो गई। नए चीफ सेलेक्टर के लिए साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद अकरम मजबूत उम्मीदवार हैं। जी हाँ, ज़राए का ये बताना है कि नई सिलेक्शन कमेटी में चीफ सेलेक्टर के साथ 3 से 4 अरकान होंगे और सूबाई कोचेस पर मुश्तमिल कौमी सिलेक्शन कमेटी भी ख़त्म करके दोबारा रिवायती सिलेक्शन कमेटी बनाने का फैसला हो गया है। पीसीबी के हाई परफॉर्मेंस सेंटर के 10 कोचेस को फारिग कर दिया गया। वुमेन्स क्रिकेट के 4 कोचेस भी शामिल हैं। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे शोएब जट से। शोएब, बताइए इस बारे में। जी बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाई परफॉर्मेंस सेंटर के ज़ेर-ए-इत्माम जो है वो काम करने वाले 10 कोचेस जो हैं उनकी नौकरियां खत्म हो गई हैं। उनमें जो है वो वुमेन्स टीम के वुमेन्स क्रिकेट के 4 कोचेस भी शामिल हैं, जबकि टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद और मंजूर इलाही भी इनमें शामिल हैं। इन अफराद के कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मुकम्मल हो गए थे, इनको ना एक्सटेंड किया गया ना रिन्यू किया गया है और अब इन लोगों की जो जॉब्स हैं वो खत्म हो गई हैं। बहुत शुक्रिया, अपडेट किया आपने शोएब जट। पाकिस्तान का सेब दुनिया भर में अपनी मिठास की वजह से मशहूर है, लेकिन गैर मुल्की सेब के आसेब ने इस पर ऐसा मंतर फूका कि उसे अपने घर में ही अजनबी बनाकर रख दिया। जी हाँ, आबिद अली की रिपोर्ट देखिए। वफाकी दारुल हुकूमत की फ्रूट मंडी में जिधर जाएं, हर जगह आपको चमकता दमकता लाल लाल सेब दिखाई देगा, जो जाहिरी रंगो रूप से सबको लुभा रहा है, लेकिन दर हकीकत ये सेब मुल्की मईशत के लिए आसेब साबित हो रहा है। यही लाल सेब पाकिस्तानियों को काला कुल्लू बताकर बेचा जाता है, लेकिन दरअसल ये अफगानिस्तान और ईरान से दरामद होने वाला वो सेब है जिसका जायका पाकिस्तानी सेब की एक काश के बराबर भी नहीं। काबुल का सेब बहुत सस्ता पड़ता है, देखने में बहुत खूबसूरत है, मगर उसका जायका बिल्कुल टेस्ट कुछ भी नहीं है।
असली पाकिस्तानी काला कुल्लू या तो बैरून ममालिक बरामद कर दिया जाता है या फिर जखीरा अंदोज इसे पूरे सीजन के लिए गोदाम में डालकर पाकिस्तानियों को इसकी मिठास से महरूम कर देते हैं। फायदा उठाता है ये सेब नुमा गैर मुल्की आसेब, जिसने पाकिस्तानी मार्केट को यरगमाल बना रखा है। सबसे महंगा न्यूजीलैंड का और अमेरिका का, वो तकरीबन 7 से 8,000 9,000 रुपए तक। वजन उसका तकरीबन 16-17 किलो होता है। इस गैर मुल्की आसेब का खात्मा करके इसके मुकाबले में मार्केट पाकिस्तानी सेब के लिए खोली जाए तो न सिर्फ काश्तकारों को फायदा होगा बल्कि मुल्की मईशत भी नुकसान से बच जाएगी। कैमरामैन फैसल मसूद यूसुफ के साथ आबिद अली, समा, इस्लामाबाद। वक्त इतना ही, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।